देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया के प्रभाव। यानी कहने का मतलब है कि पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया के बारे में जाना था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपकरण अभिक्रिया क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के उस वीडियो को पहले देखें और समझने की कोशिश करें कि अपकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया की हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, यानी हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया क्या प्रभाव डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया का यहाँ पे महत्वपूर्ण 4 प्रभाव है। 4 प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव है जिसका नाम है भोजन का पचना। यानी कहने का मतलब कि भोजन का पचना जो है, इसमें क्या है कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया का प्रभाव है। जैसे हम लोग क्या होता है कि खाना खाते हैं, खाना में क्या होता है, चावल होता है, रोटी होता है, आलू होता है, यानी सब्जी होता है, जिसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट वसा होता है। और वसा युक्त जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है कि जाके पचता है, और पचने के बाद जो है हमें ग्लूकोज के रूप में, यानी हमें ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा मिलता है। और वो ऊर्जा जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जो हमें श्वसन द्वारा प्राप्त होता है। हम जो श्वसन द्वारा जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, वो ऑक्सीजन के मतलब साथ अभिक्रिया करके हमारे भोजन के जो है ऊर्जा को ऑक्सीकरण के रूप में परिवर्तित करता है। और ऑक्सीकरण के रूप में परिवर्तित करने के बाद हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि भोजन का पचना में क्या है कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया का प्रभाव है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में क्या होता है कि वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब वसा और कार्बोहाइड्रेट को जब पचाने के बाद ग्लूकोज के रूप में हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और वो ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है, वह ग्लूकोज को क्या करता है कि ऑक्सीजन जो है मतलब संयोग करता है। ऑक्सीजन के संयोग से ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो श्वसन की प्रक्रिया से। हमें श्वसन की प्रक्रिया से जो ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन और वसा दोनों जो है से आपस में अभिक्रिया करने के बाद हमारे भोजन को, यानी भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ऑक्सीकृत करता है। और ऑक्सीकृत करने के बाद हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हमने पहला जाना कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया का प्रभाव जो है से भोजन का पचने में होता है। दूसरा हो गया भोजन का दुर्गंधित होना। यानी भोजन का दुर्गंधित होने का मतलब है कि हम जानते हैं कि जब ताज़ा भोजन होता है, भोजन जब ताज़ा होता है तो उसका जो है से भोजन का मतलब सुगंधित होता है। सुगंधित मतलब कि भोजन का स्वाद जो है से अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि भोजन अगर मान लीजिए लंबे समय तक उसको छोड़ दीजिएगा, या मान लीजिए शाम का बना हुआ भोजन अगर सुबह तक छोड़ दीजिएगा, तो भोजन का गंध जो है से दुर्गंधित हो जाता है। ताज़ा भोजन का स्वाद सुगंधित होता है, और जब वही भोजन अगर 10-12 घंटा अगर मान लीजिए कि छोड़ देंगे तो उसका जो है से दुर्गंधित हो जाता है। तो यह दुर्गंधित होता कैसे है, तो कहने का मतलब है कि हमारे भोजन में अनेक प्रकार की बैक्टीरिया जो है से ऑक्सीजन के संपर्क में आने से पैदा हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब हम भोजन को अधिक समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क से, यानी ऑक्सीजन से संपर्क करके क्या होता है कि भोजन जो है अनेक प्रकार की बैक्टीरिया उत्पन्न कर लेती है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से हमारा भोजन जो है से क्या होता है, दुर्गंधित होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भोजन जो है से अधिक लंबे समय तक छोड़ने के बाद ऑक्सीजन से क्या करता है, तो अभिक्रिया कर लेता है। यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करके अभिक्रिया कर लेता है। तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण का काम होता है। तीसरा है संक्षारण। संक्षारण है, संक्षारण के मतलब है कि जंग लगना। यानी कहने का मतलब कि जब हम किसी भी धातु को, जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब चीज़ है, तो कोई भी धातु को जब लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो भी जो है से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या होता है कि संपर्क करके उसमें क्या होता है कि जंग लगना चालू हो जाता है। तो जो है से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से संपर्क करके जंग लगता है, तो भी एक प्रकार की क्या है, क्या ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। तो यानी कहने का मतलब है कि संक्षारण में, यानी धातुओं में जो जंग लगता है, वो जो है से ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया के प्रभाव है। यह हो गया। उसके बाद जो है से दहन की क्रिया। दहन मतलब है कि जलता है, यानी किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यानी किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा होता है। तो इसका मतलब है कि उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब है कि जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन मौजूद होता है, और ऑक्सीजन मौजूद होता है तभी जो है से किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं।
तो इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया का काम होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसका डिफिनेशन भी लिख करके दें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम जो है से चारों का डिफिनेशन भी हम लिख देंगे, पूरा लिख करके आपको वीडियो बना देंगे। तो चलिए, हमने जाना कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण के प्रभाव क्या है, यानी ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया का क्या प्रभाव है। अब हम आगे पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है दहन। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है से हम यहाँ से विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का काम खत्म होता है, उसका सीरीज समाप्त होता है। अब एक नया पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है दहन। तो दहन का मतलब क्या होता है, तो दहन के मतलब होता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी पदार्थों का जलना दहन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ को अगर आप जलाइएगा तो जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। भले ही कोई ऐसा एक पदार्थ है जो क्या होता है कि अपवाद में होता है। अपवाद का मतलब है कि ये नियम का विरुद्ध होता है, जो बिना ऑक्सीजन से भी जलता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलता है। लेकिन अधिकांश पदार्थ ऐसे हैं जिनको दहन यानी करवाने के लिए, जलाने के लिए उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप बोल रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। दहन के दौरान ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी दहन जब होता है, किसी पदार्थ का जब दहन होता है, किसी पदार्थ को हम जब जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है, तो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। देखिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जलाइएगा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जब जलेगा तो यहाँ से CO2 बनेगा, यानी CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और यहाँ ऊष्मा और प्रकाश भी हमें प्राप्त होगा। ये हो गया। जैसे अगर सल्फर को अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और यहाँ से ऊष्मा भी निकलेगा और प्रकाश भी निकलेगा। तो यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी पदार्थ को जलाना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। और दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश हमें उत्पन्न होता है, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। चलिए, यहाँ पे जो है ऐसे अपवाद में हमने बताया कि अपवाद में कोई ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो अपवाद में होते हैं, जो क्या होता है कि अपने नियम से विरुद्ध चलता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होती है। यानी कहने का मतलब है कि हमने अभी बताया किसी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे ही पदार्थ हैं, कोई ऐसे ही पदार्थ हैं जो इसके विरुद्ध हैं, यानी अपवाद में हैं, जो क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जो है से दहन कराते हैं नाइट्रोजन के उपस्थिति में, यानी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम आपस में जल करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है और इसमें भी ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। यानी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का दहन होता है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का दहन होता है, जिसमें क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, और इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो यह अपवाद हो गया, यह हो गया। जैसे यहाँ पे भी मान लीजिए मोमबत्ती का है सूत्र, मोमबत्ती में जो होता है, मोमबत्ती अगर मान लीजिए कि जलाइएगा इसको क्लोरीन के साथ, जब मोमबत्ती को अगर क्लोरीन की उपस्थिति में जलाइएगा तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन जो है से अलग निकलेगा और यहाँ से जो है से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग निकलेगा, इसमें भी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। तो यह हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि दहन के लिए आवश्यक 3 शर्त, यानी दहन का मतलब है किसी पदार्थ को जलना, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 कंडीशन है, यानी 3 शर्त है। ये तीनों शर्त अगर पालन करता है तो कोई पदार्थ जलेगा, और नहीं अगर पालन करता है तो नहीं जलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दहन के लिए आवश्यक 3 शर्त। सबसे पहला शर्त है दहनशील पदार्थ का होना या दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। यानी कहने का मतलब किसी पदार्थ को जलने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ों की? 3 चीज़ों की। सबसे पहला हो गया दहनशील पदार्थ का होना, यानी कहने का मतलब है कि दहनशील पदार्थ का मतलब जैसे हम लोग लोहा हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, और बहुत से ऐसे चीज़ है जिसको हम लोग जलाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि वो जो है ऐसे पदार्थ जलने वाला चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। यानी किसी पदार्थ को जलाने के लिए सबसे पहले हमको यह परख होना चाहिए कि वो पदार्थ जो है से दहनशील है या नहीं है। दहनशील का मतलब जलने वाला है या नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम पत्थर को जलाने चले हैं, मिट्टी को जलाने चले हैं, तो पत्थर और मिट्टी कभी नहीं जलेगा। यानी पत्थर और मिट्टी को जलाइएगा तो इसमें दोनों नियम भी पालन होगा, तब भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये पहला नियम पालन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? तो दहनशील पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन है दहनशील पदार्थ का होना। जैसे हम लकड़ी को जलाएंगे जल जाएगा क्योंकि दहनशील पदार्थ है, पेपर को जलाएंगे जल जाएगा, दहनशील पदार्थ है, कपड़ा को जलाएंगे जल जाएगा क्योंकि दहनशील पदार्थ है। लेकिन मिट्टी, पत्थर, ईंट, ये सब चीज़ क्या है? दहनशील पदार्थ नहीं है, इसलिए वो नहीं जलेगा। तो यानी पहला हो गया
दहनशील पदार्थ का होना। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब ये क्या है, तो दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति के मतलब है कि जब क्या होता है कि हम अगर मान लीजिए कि खुले कैमरा में या मान लीजिए कि कमरा में अगर मान लीजिए किसी मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो मोमबत्ती जो है जलती ही रहती है, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती के ऊपर अगर हम शीशे के गिलास से ढक देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि मोमबत्ती बुझ जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब तक उसमें ऑक्सीजन की मात्रा यानी हवा की मात्रा रहती है तब तक जो है मोमबत्ती जलती है, लेकिन जैसे ही हवा की मात्रा बंद हुआ तो वो जलना भी बंद हो जाएगा। तो इससे हमको साफ जाहिर होता है कि यानी कहने का मतलब है कि हवा जो है दहनशील पदार्थ का क्या है, पोषक तत्व है। यानी कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ को जलने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होना चाहिए, और हवा में भी कौन चीज़ का, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग लालटेन जब जलाते हैं तो लालटेन के ऊपर वाला हिस्सा में देखा कि ये छेद होता है और उसमें अनेक प्रकार के छिद्र होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसमें हवा का प्रवेश आता जाता रहता है। जब हवा की प्रवेश रहेगा तब तक वो जलेगा, लेकिन जैसे ही लालटेन की अगर मान ली बत्ती के अगर बाहर से अगर चारों तरफ से पूरा बंद कर दिया जाए तो भी जलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी किसी भी पदार्थ को जलने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति अनिवार्य है, और यही जो है इसका पोषक पदार्थ है। यानी ऑक्सीजन और हवा जो है क्या है, तो दहन का पोषक पदार्थ है। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट में चलते हैं, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ज्वलन ताप की प्राप्ति क्या है, तो ज्वलन ताप की प्राप्ति भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक कागज़ को जलाएंगे तो माचिस की तिल्ली से जल जाएगा। एक अगर कागज़ को हम जलाएंगे तो माचिस की तिल्ली से क्या होगा, जल जाएगा। ये मान लीजिए कपड़ा है, इसको हम जलाएंगे तो माचिस की तिल्ली से क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन यही अगर मान लीजिए कपड़ा और कागज़ की जगह पे मोटा सा अगर लकड़ी की कंडी होगा, उस कंडी को अगर हम जलाएंगे तो क्या जलेगा, नहीं जलेगा। हालांकि दोनों दहनशील पदार्थ है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि माचिस की तिल्ली से पत्थर को जलाना है, पत्थर तो जलेगा ही नहीं, चाहे आप माचिस की तिल्ली से जलाइए या पूरा चूल्हा जला के जलाइए, क्योंकि वो पहला कंडीशन दहनशील पदार्थ नहीं है। तो पहला कंडीशन होना चाहिए कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा कंडीशन की हवा की उपस्थिति होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद हो। तो चलिए दोनों कंडीशन हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो माचिस की तिल्ली से कपड़ा और कागज़ को जला सकते हैं, लेकिन वही माचिस की तिल्ली से हम पूरे मोटी लकड़ी को नहीं जला सकते हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि मोटी लकड़ी को जितना ज्वलन ताप चाहिए, ज्वलन ताप के मतलब कि जलने के लिए टेम्परेचर, मतलब मोटी लकड़ी को जलने के लिए जितनी टेम्परेचर की आवश्यकता है उतना टेम्परेचर जो है माचिस की तिल्ली नहीं दे पा रहा, जिसके वजह से क्या होता है कि माचिस की तिल्ली से लकड़ी का कंडी नहीं जल पाता है। लेकिन यही अगर कागज़ की बात करें, कपड़ा की बात करें, पुआल की बात करें, उसमें अगर माचिस की तिल्ली मारिएगा धन सा जलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि माचिस की तिल्ली में उतनी ज्वलन ताप है जितना इस कागज़ को चाहिए, जितना इस कपड़ा को चाहिए, जितना पुआल को चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी किसी पदार्थ को जलने के लिए उसका उपयुक्त ज्वलन ताप होना जरूरी है, और सभी पदार्थ के ज्वलन ताप अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम माचिस की तिल्ली से किसी को भी जला सकते हैं। कोई कोई पदार्थ का ज्वलन ताप जो है अधिक होता है, जिसके वजह से हमको ज़्यादा हीट देना पड़ता है। अगर कंडी की बात किया जाए, कंडी को चूल्हा जला करके उसको अगर जलाएंगे तो जल जाएगा आसानी से, क्योंकि चूल्हा जो है उतना हीट दे पा रहा है जितना उसको चाहिए। तो यानी ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये तीसरा पॉइंट था। अब हम लोग चलते हैं इसमें कि ज्वलन ताप क्या है। हमने अभी बात किया ज्वलन ताप कि किसी भी पदार्थ को उसके उपयुक्त ज्वलन ताप का होना जरूरी है। अब हम ज्वलन ताप के बारे में ही जानते हैं कि ज्वलन ताप क्या है। तो ज्वलन ताप का मतलब कि जिस न्यूनतम ताप पर, यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अब समझना है यहाँ पे, जैसे कहने का मतलब है कि हमने माचिस की तिल्ली से कंडी को जलाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन माचिस की तिल्ली से क्या हुआ, कंडी नहीं जला। तो इसका मतलब है कि माचिस की तिल्ली द्वारा जो दिया जा रहा ज्वलन ताप वो कंडी का ज्वलन ताप नहीं हुआ। तो इसमें अगर मान लीजिए कि माचिस की तिल्ली से अगर एक कपड़ा को जलाएंगे तो कपड़ा आसानी से जल जाएगा। इसका मतलब है कि माचिस की तिल्ली द्वारा दिया गया ज्वलन ताप इसके लिए क्या ज्वलन ताप कहलाएगा। यानी कहने का मतलब कि जिस न्यूनतम ताप पे, न्यूनतम मतलब कि कम से कम, जिस कम से कम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है यानी शुरू कर देता है, तो उस ताप को उस वस्तु का ज्वलन ताप कहते हैं। आई समझ में यहाँ तक? ये हो गया क्लियर। ये जो है यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये बताया हुआ चीज़ जो है पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अगर चाहते हैं कि मेरे जैसा जो है से और लोगों जो देखें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।